नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीटीज आईएएस एकेडमी के एडिटोरियल एनालिसिस और करंट अफेयर प्रोग्राम में। कैसे हैं सभी लोग भाई? एंजॉय कर रहे हैं? हैड अ नाइस वीकेंड। प्यारे दोस्तों, सेशन 58 में स्वागत है आपका। आज हम इन 4 एडिटोरियल्स पे बात करेंगे। बहुत प्यारे एडिट्स हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सभी सिंसियर स्टूडेंट्स का पुनः मैं स्वागत करता हूँ। अब हम आ गए हैं 58th सेशन पर। कितने लोगों ने अभी तक के पूरे 58 बराबर ईमानदारी से देखे? जरा कॉमेंट थ्रेड में कंफर्म करो बेटा फटाफट। ये आज का हिंदू है और ये 4 लेख मैं आपके साथ लूंगा। टोटल 6 लेख जो होते हैं उनमें से मैंने ये 4 लिए हैं जो एग्जाम के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूजफुल होंगे। प्यारे दोस्तों, पहले एडिट से शुरुआत हो जाती है। मोदी शाह पावर शेयरिंग फॉर्मूला गेट्स टेस्टेड। तो आप जानते ही हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री बदल गए और उसके ऊपर ये इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ एक एडिटोरियल है। तो ये हम लेंगे। प्रीलिम्स, GS2 ऐसे में आपको काम आ सकता है और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सीखने लायक है। इसलिए आइए शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, पटेल एट द हेल्म, इसका मतलब होता है कि एक पटेल व्यक्ति को ही कमान सौंपी गई है गुजरात में 2021 में, जो कि चौथा परिवर्तन मुख्यमंत्री का किसी राज्य के लिए बीजेपी के लिए हो गया है। बीजेपी ने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी साहब को बोला गुड बाय और भूपेंद्र पटेल जी को बोला स्वागतम। और ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड हुआ। 48 घंटे में खेल इधर का उधर हो गया और इसी कल्चर को हाई कमांड कल्चर कहते हैं। बड़ी रोचक बात है दोस्तों। 1970, 80, 90, 2000 ये पूरे दशक में बीजेपी जो है कांग्रेस में हमेशा आरोप लगाती आई है भारत में कि कांग्रेस में हमेशा से एक हाई कमांड कल्चर चलता है, जो कि एक्चुअली डेमोक्रेसी का एंटीथीसिस माना जाता है। तो अभी जिस प्रकार से यहाँ हुआ है ये हाई कमांड कल्चर का तो पिनेकल ही मान लीजिए। हाल के वर्षों में, इनफैक्ट पिछले कुछ महीनों में, एक जर्नलिस्ट है गुजरात का, उसने ये बता दिया था कि रूपाणी जाएंगे और पटेल साहब आएंगे, और वो व्यक्ति जो है उस पर देशद्रोह का मुकदमा लग गया और वो भाई साहब जेल की चक्की पिसिंग एंड पिसिंग। गुजरात में जो बीजेपी है, कई दशकों तक पटेलों का अर्थात पाटीदारों का उनको अच्छा सपोर्ट मिला, लेकिन 2001 से जब से नरेंद्र मोदी का राज्य की राजनीति में उदय हुआ, ये परिस्थिति बदल गई। जब नरेंद्र मोदी 2014 में दिल्ली गए प्रधानमंत्री के रूप में, तो पीछे आनंदीबेन पटेल जो हैं वो मुख्यमंत्री रहीं, लेकिन फिर उनको 2 साल में जाना पड़ा। दरअसल मोदी और शाह का जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम चलता है वो अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को चेंज कर गए और उन्होंने फिर कुछ पटेलों को बाहर किया सत्ता से गुजरात में, ताकि अधिक जाति समूहों के एक बड़े संग्रह को सत्ता का सुख दिया जा सके। A larger collection of caste groups could be brought in positions of power instead of just one dominant caste group। समझ गए? इसी को नाम दिया गया गुजरात एक्सपेरिमेंट और इसको फिर पूरे देश भर में अलग अलग तरीकों से ट्राई किया गया, अलग अलग राज्यों में। लेकिन गुजरात में ये हुआ कि पटेल जो हमेशा से बड़े सशक्त रहे, जब उनको अपनी सत्ता इस तरह से धीरे धीरे डाइल्यूट होती दिखी तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। हार्दिक पटेल उसका सबसे बड़ा चेहरा बने उस विद्रोह का, और फिर वो कांग्रेस में जुड़ गए। आपको समझ में आ गया? विजय रूपाणी जो हैं वो पॉलिटिकली तो कोई बहुत बड़ा कद उनका था ही नहीं, और फिर कोविड आ गया। कोविड को वो बिल्कुल मिसमैनेज कर गए। गुजरात समाचार, दैनिक भास्कर जैसे जितने भी गुजरात के लीडिंग अखबार हैं, उन्होंने जिस तरह की तस्वीरें छापी और जो आंकड़े दिए कि 20, 25, 30, 35 गुना आंकड़े अंडर काउंट हो रहे हैं, और ऐसा हफ्तों तक चलता रहा, उसमें इमेज बहुत खराब हो गई और वो एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से नहीं चला पाए, न ही सोशल कोलिशन। आज ऐसा दावा है कि आम आदमी पार्टी जो है गुजरात में मजबूत हो गई है। पटेल जो हैं वो जनरली नाखुश हैं और असेंबली इलेक्शन तो सर पे आ गए 6 महीने में। तो बीजेपी के टॉप डुओ ने, मोदी शाह ने तय किया कि इट्स टाइम फॉर पॉजिटिव चेंज, करके दिखाएंगे। द न्यू CM इज द फर्स्ट टाइम MLA इलेक्टेड फ्रॉम द सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी, आनंदीबेन पटेल वाली ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और जो नए मुख्यमंत्री साहब हैं उनका भी राजनीतिक कद कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उनको पोजिशन बहुत बड़ी दी गई है पॉलिटिकली। अब जो बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में मोदी शाह के नेतृत्व में जिस पॉलिसी को भारत भर में टेस्ट किया था कि भाई डाइवर्स कास्ट ग्रुप्स के कोलिशंस बनाओ, सत्ता को बांटो, ज़्यादा सपोर्ट लो, ये उसका रिवर्सल हो गया, क्योंकि फिर से पटेलों को आगे कर दिया है। मार्जिनल कास्ट के तो है नहीं। मोदी जी ने स्वयं 2014 में खुद को बैकवर्ड क्लास का बता के ही प्रोजेक्ट किया था और उस हिसाब से ही बहुत सारे लीडर्स को चूज किया गया था। उसके कुछ अपवाद रहे हैं। सबसे बड़ा अपवाद योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि एक राजपूत हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो वो बैकवर्ड क्लास से नहीं आते हैं। डोमिनेंट कास्ट हैव हेटेड दिस स्ट्रैटेजी। तो पूरे भारत में
जितनी भी सो कॉल्ड फॉरवर्ड कास्ट हैं, डोमिनेंट कास्ट हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती हैं, उन्हें इससे बहुत नफरत हो ही रही है क्योंकि उनकी सत्ता धीरे धीरे डाइल्यूट हो रही है। और अब ये बीजेपी के लिए अप्रबंधनीय होता जा रहा है। और इसी वजह से जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा को हटाया गया, लिंगायत हैं वो, डोमिनेंट कास्ट ग्रुप है वहाँ का, तो केवल लिंगायत समूह से ही उन्होंने रिप्लेस किया। तो कौन है भैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री, बताइए। कर्नाटक में कास्ट सेंसस करवाया गया था, मालूम है आपको, कुछ समय पहले एक दूसरे मुख्यमंत्री ने करवाया था और उस कास्ट सेंसस के रिजल्ट्स को दबा दिया गया। बता सकते हैं आप उस बारे में कुछ, ऐसा क्यों हुआ, उन रिजल्ट्स को क्यों पब्लिसाइज नहीं किया गया? वैसे तो SEC 2011 के भी रिजल्ट्स कहाँ आए। तो जाटों के साथ उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जो टेंशन चल रहा है वो इसी की एक रिफ्लेक्शन है। और हरियाणा CM खट्टर भी अब उस आग को तो झेल ही रहे हैं। तो जो हिंदुत्व की पूरी इनकी फिलॉसफी है, पॉलिटिकल फिलॉसफी, उसमें अब डोमिनेंट कास्ट जो है अपना हिस्सा ज़्यादा मांग रहे हैं। हालांकि हिंदुत्व बनाने में सो कॉल्ड नॉन डोमिनेंट कास्ट का बहुत बड़ा हाथ रहा है। ओवरऑल शायद बीजेपी बहुत श्योर है कि जो नॉन डोमिनेंट कास्ट हैं, मार्जिनल और पुअरर कम्युनिटीज़ हैं, उनका साथ अब बीजेपी के साथ है। बीजेपी को वो छोड़ के नहीं जाएंगे। अलग अलग स्कीमें हैं, बिजली घर तक पहुंचाने की स्कीम, LPG देने की स्कीम, पानी घर घर जल योजना जो आ रही है, तो बीजेपी को बहुत श्योरिटी है कि वहाँ से हमें कोई धोखा नहीं होगा। और इसलिए अब डोमिनेंट कास्ट को आगे लाया जा रहा है। तो ये भारतीय राजनीति के अनोखे तथ्य हैं, सीखते रहना चाहिए। आई होप आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिला। ये रही समरी, ज़ोर से पढ़ दो भैया इसको। और आप अगर लिखते तो क्या समरी लिखते, कमेंट थ्रेड में लिख दो। इस पूरे मुद्दे पे आपको कुछ कहना है तो कह दो, सेशन को लाइक कर लो और चैनल के साथ जुड़ जाओ। बहुत प्यारे कोर्सेस हैं IAS के, हर व्यक्ति को सूट हो इस प्रकार का कोई ना कोई पैकेज अवेलेबल है। हमारी साइट भी ज़रूर विजिट कीजिए। बहुत बढ़िया कंटेंट डे टू डे बेसिस पे अपडेट होता है। सब कुछ आप ही के लिए है, फ्री साइट है। जितना पढ़ेंगे उतना सीखेंगे, उतना जानेंगे। आई होप इट रियली हेल्प्स यू। तो कितनों ने इसको रेगुलरली अब बहुत अच्छे से यूज़ करना शुरू किया है, थोड़ा सा हमें बताएं। और आपको इसमें कौन सा सेक्शन सबसे अच्छा लगता है वो भी हमें ज़रूर बताएं। वेटिंग फॉर योर कंप्लीट फीडबैक। प्यारे दोस्तों, आज का दूसरा जो हमारा एडिटोरियल है, बाइडन गॉट इट ऑल रॉन्ग विद द तालिबान। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की यहाँ पर तबीयत से भाई साहब ने धज्जियाँ उड़ा दी हैं कि ये क्या किया रे बाइडन, तूने सबको मरवा दिया भाई तूने। प्रीलिम GS 2-3 ऐसे में आपको ये काम आ सकता है। तो जैसा मैंने कहा, यहाँ पर प्रेसिडेंट जो बाइडन की पूरी विदेश नीति, एटलीस्ट एज फार एज टेरर इज कंसर्न, उसकी धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी। अब चलो भैया एंजॉय करो। आतंक के ऊपर एक वैश्विक युद्ध अमेरिका ने 2001 में छेड़ दिया था, 9/11 के बाद। 20 साल हो गए। प्यारे दोस्तों, मुझे आज भी याद है जब 9/11 की भयानक घटना हुई थी। उस वक्त हमारी पूरी टीम ऑफिस में बैठ के एक सेमिनार की तैयारी कर रही थी। रात के 9 बजे हुए थे और अगले दिन सेमिनार था, सब लोग भिड़े हुए थे तैयारी में। और उस वक्त इंटरनेट पे ये खबरें आना शुरू हुई थी। तब इंटरनेट ऐसा नहीं था जैसा आज है, मोबाइल पे तो इंटरनेट भी नहीं होता था। और एक अविश्वसनीय परिवर्तन दुनिया में आया, उस समय को हमने जिया। अगले दिन सुबह के जो अखबार थे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों के, अमेरिका अंडर अटैक, ये सबकी हेडलाइन थी मोटी मोटी। और एक अविश्वसनीय दौर। अब मुझे आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू बिलीव कि 20 साल निकल गए। देखिए कैसे समय उड़ जाता है पूरा। 20 साल हो गए। अब उससे जो नतीजे निकले हैं ग्लोबल वॉर ऑन टेरर से, बहुत ही मिश्रित नतीजे आए हैं। अमेरिका ने जो सोचा था वैसे नतीजे तो आए ही नहीं हैं। क्या सबूत है इसका? अरे भाई, तालिबान ने सरकार बना ली अफगानिस्तान में, और क्या सबूत चाहिए। आज दुनिया पहले से कम सुरक्षित है क्योंकि ट्रांसनेशनल टेररिज्म यानी अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद सब तरफ फैल चुका है। अमेरिका ने अगस्त 2021 में अफगानिस्तान छोड़ते समय जो कुछ बड़ी टैक्टिकल गलतियां कर दी, वो एक स्ट्रेटेजिक गलती में तब्दील हो गई। तालिबान सत्ता में आ गया। और शायद इतनी बड़ी बात अभी तक किसी ने कही नहीं थी, ये भाई साहब ने कहा है। ऑथर का नाम क्या बता दो बेटा कमेंट थ्रेड में, बहुत अच्छा लिखते हैं फॉरेन अफेयर्स पे। शायद अमेरिका की इस गलती ने अगले 9/11 के बीज न बो दिए हों, ऐसा कईयों को शक है। बाइडेन को याद रखा जाएगा उनकी इस गलती के लिए, जिसकी वजह से तालिबान फिर से सत्ता में आ गया और एक बहुत ही आपस में कंफ्यूजिंग चेन ऑफ इवेंट क्रिएट कर दिया। भाई, इतना 20 साल में आपने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगाए, हजारों लोग मारे गए, और उसका अंत परिणाम क्या हो रहा है? अंत परिणाम ये हो रहा है कि आप जहां थे उससे भी पीछे चले गए। हिंसक
इस्लामवादी आज अपनी विजय का सबसे अच्छा दिन मना रहे हैं, इतनी लंबी दशकों की लड़ाई के बाद, क्योंकि विश्व की सबसे तगड़ी सेना को पीछे भागना पड़ा अफगानिस्तान छोड़ के। तो जहाँ तक ये आतंकी इस्लामवादी हैं, वो अमेरिका को ग्रेट सेटन बुलाते हैं। सेटन यानी कि शैतान। भारत इस पूरे ड्रामा में बहुत बड़ा लूज़र रहा, क्योंकि भारत अमेरिका के साथ जुड़ के चल रहा था। अमेरिका चला गया और भारत चाह कर भी अफगानिस्तान पाकिस्तान बेल्ट से फिजिकली खुद को काट के अलग तो कर नहीं सकता है। और ये तब हो रहा है जब एलएसी के ऊपर एक विस्तारवादी चीन का प्रेशर लगातार बना हुआ है पिछले अप्रैल 2020 से। आपको पता ही है वो कहानी। बाइडेन की जो योजना है, अब इराक को भी छोड़ के जाने की तैयारी हो चुकी है और उन्होंने कहा है कि ये जो अमेरिका ने दूसरे देशों का पुनर्निर्माण करने का पूरा ठेका उठा रखा था 20 साल से, मेजर मिलिट्री ऑपरेशन से, ये सबको गुड बाय कह के हम घर जा रहे हैं। हिंदी विश्लेषण भी पूरा लगा दिया है दोस्तों, अच्छे से पढ़ें, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। इस सब में हो ये रहा है कि जो इनके परमानेंट एलाइज हैं, मित्र देश हैं, जैसे कि ताइवान हो गया, जैसे कि यूक्रेन हो गया। ताइवान चीन से भिड़ा हुआ है, यूक्रेन रूस से भिड़ा हुआ है। अब ये दोनों बहुत डर गए कि अमेरिका तो ऐसे अबैंडन करके रातों रात छोड़ के चला जाता है। अरे भाई, ऐसे किसी को अबैंडन करके नहीं जाना चाहिए ना। आपने एक रिश्ता बनाया है तो उस रिश्ते में तो लंबे समय तक जुड़ना चाहिए। अब एक देश दूसरे देश को इस तरह से अबैंडन कर देगा, या किसी पति पत्नी के रिश्ते में कोई किसी को अबैंडन करके भाग जाएगा, तो मज़ा नहीं आएगा ना। एक रिटायर्ड ऑफिसर है अमेरिका के, रॉबर्ट गेट्स, उन्होंने ये मेंशन किया कि जो बाइडेन के फॉरेन पॉलिसी के डिसीजन सही नहीं होते हैं। एक लेटर ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद उसके घर में से बरामद हुआ था, जिसमें यह कहा था कि अगर बाइडेन किसी दिन राष्ट्रपति बन गए तो वो आतंकवादियों के लिए बहुत अच्छा दिन होगा, क्योंकि वो हमारे आतंकवादी समूहों की जो गतिकी है, डायनामिक्स हैं, उसको पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं और बाइडेन अमेरिका को किसी क्राइसिस में डाल देंगे, ऐसा ओसामा बिन लादेन ने कहा था। लो कर लो बात। बाइडेन ने 9/11 से जो सबक सीखे गए उनको थोड़ा ओवरलुक किया, क्योंकि हाल में उन्होंने जब गुड तालिबान यानी कि गुड टेररिस्ट तालिबान बनाम वर्सेस बैड टेररिस्ट इस्लामिक स्टेट खोरासान, अल कायदा, हक्कानी नेटवर्क का वर्गीकरण किया, तो गुड तालिबान तो हो ही नहीं सकता है। सच्चाई ये है कि तालिबान ने ही आइसिस खोरासान के कैदियों को जेलों से फ्री कर दिया है। लेकिन बाइडेन ऐसा नहीं है कि इन बातों को जानते नहीं हैं, वो समझ तो रहे हैं कि क्या हो रहा है और वो उसको डाउन प्ले कर रहे हैं ताकि पीआर का डैमेज डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कम से कम हो, क्योंकि वहाँ की पॉलिटिक्स 50-50 बटी हुई है और वहाँ के हिंसक राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो धावा बोलने को तैयार हैं। 6 जनवरी को तो धावा बोल भी चुके थे। जो विदेश मंत्री हैं एंथनी ब्लिंकन, उन्होंने सार्वजनिक रूप से दावा कर लिया है कि अमेरिका जो है तालिबान के साथ मिलकर आतंकियों से लड़ेगा। मतलब ये तो बहुत ही बड़ा चुटकुला सुना दिया ब्लिंकन ने। लेकिन ऑथर कहते हैं 9/11 का सबसे बड़ा सबक ये रहा कि एक सांप को तुमने अगर किसी एक राज्य के खिलाफ तैयार किया है तो वो बाकी सब राज्यों के खिलाफ ही सांप ही रहेगा, वाइपर, अ डेंजरस पॉइजनस स्नेक वैरायटी। तो जो आतंकी सेल्स हैं दुनिया भर के, उन पर पूरे 365 दिन हमला करना पड़ेगा। यू कैन नॉट हैव द तालिबान हेल्प यू फाइट टेरर, यू विल हैव टू फाइट द तालिबान ऑल्सो। कहने का मतलब ये है, आगे ना समझ में गुरु। ऑल टेरर ग्रुप्स आर इंटरकनेक्टेड। अब जितने भी आतंकी समूह हैं भैया, वो सब आपस में जुड़े हुए हैं। हम यहाँ ये गलती कर रहे हैं, यहाँ पर इनका ये कहना है ऑथर भाई साहब का, कि आइसिस खोरासान अलग है और तालिबान अलग है। ये जो सरकार मान के बैठी है, ये सरकार बहुत बड़ी गलती कर रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा परिषद रिपोर्टों ने ये बात पहले भी बताई है। तालिबान को अगर आप जज करो पिछले 6 महीने में, उन्होंने अल कायदा को बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं किया है और इनफैक्ट उन्होंने तो ये कह दिया कि 9/11 ओसामा बिन लादेन ने किया, इसका सबूत लाओ, अदालत सबूत मांगती है। नई सरकार तालिबान की जो आई, उससे दिख गया है कि तालिबान और हक्कानी तो एक ही निकले। पहले ऐसा माना जा रहा था कि ये दोनों एक नहीं होंगे। आइसिस खोरासान, जो आइसिस अबू बकर अल बगदादी ने फाउंड किया था ओरिजिनल, जिसको लगभग समाप्त कर दिया गया है, आइसिस खोरासान और वो अबू बकर वाले आइसिस में बहुत अंतर है। खोरासान वाले अपना सिपाहियों का, अपने आतंकी सिपाहियों का जो रिक्रूटमेंट करते हैं वो हक्कानी नेटवर्क से करते हैं
और वही सिराजुद्दीन हक्कानी होम मिनिस्टर बन गया। आप बताइए, इट इज सर्टन दैट अफगानिस्तान विल बिकम अ हेवन फॉर इंटरनेशनल टेरर ग्रुप्स नाउ। अब ये बहुत बड़ी बात बोली है इन्होंने, मतलब इस तरह से मैंने अभी किसी भी ऑथर को दावा करते हुए नहीं सुना है। इन्होंने सीधा दावा कर दिया है कि अब आप सिर्फ देखो कि तालिबान अंतर्राष्ट्रीय आतंकी समूहों के लिए शरण स्थली बन जाएगा। अगर ऐसा होता है तो तालिबान जो 1% भी अगर लोगों को भरोसा बचा है उस पर कि वो ऐसा नहीं करने देंगे, क्योंकि वो ऐसा बोलते हैं हम नहीं होने दें, वो खत्म हो जाएगा। और उसके बाद तो फिर ऑल इज फेयर। वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं अभी जो बने हैं, वो तो खुद बामियान बुद्ध मूर्तियों को बम से उड़ाने वाले स्पेशलिस्ट हैं। तो ये जो आतंक पर युद्ध छेड़ा गया, उसमें जो जियोपॉलिटिक्स घुस गई, उसने बर्बाद कर दिया। इंटरनेशनल कंसेंसस बनाइए, नहीं तो आतंक से अब सबको दिक्कत होगी। और उसमें पहली शर्त ये बना लीजिए कि आतंक को समर्थन देने वाली व्यवस्थाएं जैसे कि पाकिस्तान, उससे सब लोग रिश्ते तोड़ लेंगे। ये उसकी पहली शर्त होनी चाहिए। बहुत ही कठोर शब्दों में लिखा हुआ एडिट है, इसलिए इसको लेना ही था। ये रही समरी। आप भी जरा इसकी समरी निकालिए। और ये भाई साहब ने जो कहा, कौन है तो ब्रह्मा चेलानी तो नहीं है कहीं, आप एग्री करते हैं डिसएग्री, ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। साइट को रोज़ाना विजिट करें, एंजॉय करें, बहुत कुछ पढ़ने के लिए है, आप ही के लिए है, डेली अपडेट भी होता है। आज का तीसरा लेख, अ फिलोसॉफिकल टेक ऑन पावर एंड क्रिटिसिज्म, बहुत ही अलग टाइप का लेख है। तो एक भाई साहब हैं, प्रोफेसर हैं अमेरिका में, आपको प्रीलिम GS4 और ऐसे में काम आएगा। और एक बहुत ही इमोशनल उद्गार इसमें प्रकट हुए हैं। तो ये एक टिपिकल हिंदू के एडिट से बहुत अलग है, इसलिए मैंने इसको लिया है, क्योंकि नई नई चीज़ें लेते रहनी चाहिए, आपको सीखने को मिलेगा। एडिट ज़रूर पढ़िएगा दोस्तों। ये जो ऑथर हैं वो लिखते हैं कि मेरे लिए व्यक्तिगत जीवन में 2 तारीखें बहुत महत्वपूर्ण हो गई। ये एक मुसलमान हैं, वो कहते हैं कि एक मुस्लिम होने के नाते 2 तारीखें मेरे लिए महत्वपूर्ण रहीं। एक थी 14 फरवरी 1989 और एक थी 11 सितंबर 2001। 1989 में सलमान रुश्दी, आप जानते ही हैं, उनके खिलाफ, बहुत बड़े ऑथर हैं, उनकी कोई 2-3 और किताबों के नाम भी बताएं। सलमान रुश्दी के खिलाफ जो कट्टरपंथी मुल्ले हैं इस्लाम धर्म के, उन्होंने फतवा जारी कर दिया था कि भाई इसको तो उड़ा दो, सर कलम कर दो भाई साहब का, क्योंकि उसने शैतानी आयतें यानी सैटेनिक वर्सेस नाम की एक किताब लिख दी थी। उस समय काफ़ी ज़्यादा इस्लामिक वर्ल्ड में कट्टरपंथ को अचानक से बढ़ावा मिला और ये भाई साहब को पूरी 24/7 पुलिस सिक्योरिटी ब्रिटेन में देनी पड़ गई। सलमान रुश्दी की बात कर रहा हूँ। बहुत से मुसलमानों ने इस पूरे मुद्दे पर बहुत ही एब्सोल्यूटिस्ट स्टैंड ले लिया। और ऑथर अपने एडिट में बोलते हैं कि मैंने हमेशा ऐसे लोगों को बहुत क्रिटिसाइज किया जो बिल्कुल एक्सट्रीम पे चले गए दोनों तरफ। बहुत से मुसलमानों ने उसके बाद भी एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट पॉलिटिक्स को हमेशा क्रिटिसाइज किया है। और उनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने अमेरिका में रहते हुए ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनको अपने करियर में अच्छी तरक्की चाहिए थी। तो ये तो बेईमानी है, दिल से वो मानते नहीं होंगे, मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। फिर ऑथर कहते हैं कि देखिए, अक्सर फिलोसॉफिकली ऐसा कहा जाता है, यू शुड स्पीक ट्रूथ टू पावर, यानी जो शक्तिशाली व्यक्ति है, सत्ता है, देश है, सरकार है, उसे सच्चाई बताओ, स्पीक ट्रूथ टू पावर। ऑथर कहते हैं कि ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, लेकिन देखिए इसको आप है ना शाब्दिक अर्थों में मत ले लेना कहीं, क्योंकि जो सत्ता में है उसको तो सत्य पता होता ही है, उससे कुछ छिपा हुआ थोड़ी है। वो तो दरअसल बाकी उन लोगों से सत्य को छुपाने की कोशिश करता रहता है 24 घंटे, जिन्होंने वोट देके उसको सत्ता में पहुंचाया है। तो स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर इज नॉट लिटरली स्पीकिंग ट्रूथ टू दोज इन पावर बिकॉज दे ऑलरेडी नो द ट्रूथ। आप समझ गए? और किस पावर से बात करूं मैं? जो पावर उस शहर को गवर्न करती है, देश को गवर्न करती है जहां मैं रहता हूं, या मुझसे 10,000 किलोमीटर, 8,000 किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर दूर बैठी कोई पावर। एक और क्लीशे है, मतलब एक और सूक्ति है जो बहुत यूज होती है, चूज योर बैटल्स। किन युद्धों में उतरना चाहते हो, बहुत सोच समझ के उतरना बेटा। इससे भी आपको हिंट मिलता है कि जब आप ट्रूथ टू पावर करोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अगर आप जिस देश में रहते हैं उस देश की सरकार की अच्छी खासी आलोचना करते हैं तो वो सरकार आपका बैंड भी बजा सकती है। लेकिन अगर बहुत दूर दराज की सरकार की आलोचना की तो वो तो एकदम सेफ काम है, उसके लिए हिम्मत थोड़ी लगती है। हम सबका जीवन
सीमित है, 50, 60, 70, 80, 90 साल से ज़्यादा तो हम जीने वाले हैं नहीं। तो ऑथर कहते हैं कि सबसे अच्छी चीज़ है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ के पावरफुल लोगों का क्रिटिक कीजिए, आलोचना कीजिए और उससे कुछ अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस पैदा करने की कोशिश कीजिए। 9/11 2001 के बाद अमेरिका अफगानिस्तान में घुसा, सब तरफ बमबारी की, हज़ारों लोग मर गए, एम्बार्गो लगा दिए, सेक्टेरियन वायलेंस इराक के बाद मिडिल ईस्ट में शुरू करवा दिया और अमेरिकी नागरिकों के मन में इस्लामोफोबिया घुसा दिया। और ये तब जब सबसे अधिक पिछड़ी हुई इस्लामिक रेजीम यानी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ बिल्कुल गले लग गए। तो अमेरिका एक तरफ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को गले लगा रहा है, दूसरी तरफ ये सारे कारनामे कर रहा है। तो क्या ये गलत नहीं है? और ये कहते कि मैं अमेरिका में रहता हूं, तो क्या ये मेरा दायित्व नहीं है कि मैं अमेरिका की सच्चाई को चीख चीख के सबको बताऊं? ऑथर कहते हैं कि बिल्कुल वही सही रास्ता है, लेकिन मैं बहुत हद तक चुप रह गया पिछले 20 सालों में, क्योंकि ऐसा बोलने से मेरे करियर और मेरे जीवन को बहुत रिस्क हो सकता था। ये अमेरिका में रहने वाला बोल रहा है। जिया पॉल सार्त्र जो थे बहुत बड़े फिलोसोफर थे, वो पेरिस में थे कोल्ड वॉर के दौरान और हमेशा यूरोप की जो इंपीरियल टेंडेंसी है उसकी धज्जियां उड़ाते रहते थे। तो लोग उन पे उंगलियां उठाते थे और ये बोलते थे कि मिस्टर सार्त्र, व्हाई डोंट यू क्रिटिसाइज सोवियत यूनियन? लेकिन क्यों करेगा सार्त्र सोवियत यूनियन की बुराई? वो रहता यूरोप में है तो कोई उसने अकेले ने ऐसा कोई जिम्मेदारी तो नहीं ले रखी है ना। फिजिकली वो वहाँ थे और उनको वहाँ की कमियां ज़्यादा बेहतर लगी क्रिटिसाइज करने के लिए। सोवियत लोगों ने, एक सोवियत आदमी था सखारोव, जो कंटिन्यूसली अपने चारों तरफ सोवियत कम्युनिस्टों द्वारा की जा रही आतंकी गतिविधियों, किसी भी नागरिक को उठा लेना, मार देना, कुछ भी करना आतंकी होता है ना, वो और क्या होता है। सखारोव उसकी बहुत धज्जियां उड़ाते थे, तो सोवियतों ने उनको सजा दी। लेकिन सखारोव जो थे सोवियत की टांग खींचते थे, लेकिन अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में जो पूरा रेसिज्म था उस पर उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। तो भाई वो कोई उन्होंने जिम्मेदारी थोड़ी ली हुई है पूरी दुनिया की। यही सही तरीके का बौद्धिक जो एक बहादुरी होती है कि आप जहां रहते हैं वहां की सत्ता को बताओ कि तुम में क्या कमी है, असली हिम्मत उसमें लगती है। तो ये बहुत अच्छा लेख है, अलग टाइप का लेख है और 9/11 के कंटेक्स्ट में बता रहा है कि कितनी ड्यूप्लिसिटी है वर्ल्ड पावर्स के मन में। आ गया समझ में? सरल भाषा में बता दिया। ओरिजिनल भाषा बहुत जटिल है भाई साहब की, प्रोफेसर है ना, क्या करें, मजबूर है। समरी को जोर से पढ़ दो। और आप समरी निकालते तो क्या लिखते बताइए? आज का चौथा और अंतिम लेख बहुत अच्छा लेख है, प्रीलिम्स GS 2-3 ऐसे में डायरेक्टली काम आएगा। हमारे जीडीपी के फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स का विश्लेषण है, पहले हम बात कर चुके हैं। लेकिन क्या होता है कि जब आरबीआई का कोई गवर्नर इसके ऊपर विश्लेषण देता है ना, उसमें वो कुछ ऐसी ऐसी बातें बताता है, ऐसे ऐसे एंगल बता देता है जो नॉर्मली हम सबसे मिस होते हैं। इसलिए मैंने एनालिसिस ऑफ द फ्यूचर ट्रेंड ग्रोथ ऑफ जीडीपी लिया है। आप सभी जानते हैं 2021-22 की पहली तिमाही का 20.1 जीडीपी ग्रोथ रेट आया। उसके बाद भी 2019-20 प्री पैंडेमिक के पहले क्वार्टर से 3,30,000 करोड़ का एब्सोल्यूट आउटपुट रियल टर्म्स में कम रहा। अगर वहां तक आना था तो इस नंबर को 32.3% होना था। सेकेंड वेव कोविड की जो है उसने हमारे पहले क्वार्टर को बिगाड़ दिया, लाखों लोग मारे गए, जीडीपी टूट गया, नहीं तो जीडीपी ज़्यादा होता। और यही कहानी पहले क्वार्टर में हुई थी 2020-21 में भी। पहली वेव ने भारत की अर्थव्यवस्था की चूलें हिला दी और दूसरे ने भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की चूलें हिला दी। द फर्स्ट हैड अ डीप इकोनॉमिक इंपैक्ट एंड द सेकेंड हैड अ डीप हेल्थ इंपैक्ट। इसका सबसे बड़ा कारण लॉकडाउन्स की प्रवृत्ति में अंतर दोनों वेव्स के दौरान। थर्ड वेव की क्या स्थिति है दोस्तों? आपके शहर के क्या हाल हैं? मेरे शहर में और मेरे आसपास के 2-3 छोटे सबर्बन रीजन्स में फीडबैक मिल रही है कि केस बढ़ रहे हैं, कुछ मौतें भी हो रही हैं। हालांकि मीडिया में रिपोर्टिंग अभी बिल्कुल नहीं है। आपके यहाँ क्या स्थिति है बताइएगा। तो आरबीआई ने इस साल के लिए एनुअल ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट कितना बता रखा है? 9.5%। और ये 9.5% बाकी के तीनों क्वार्टर्स में होने वाली ग्रोथ के बाद होगा। तो अब तो केवल अगर 6.8% ग्रोथ भी हो गई तो साल भर की 9.5 होगी। Q2 में तो बहुत अच्छे से हो जाएगी क्योंकि पिछले Q2 में कॉन्ट्रैक्शन था 7.4 का। लेकिन Q3 और Q4 में थोड़ी सी दिक्कत होगी तीसरी चौथी तिमाही में इस साल, क्योंकि पिछले साल पॉजिटिव ग्रोथ थी, तो वो पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव लाना है।
लेकिन आ जाएगा, तो साल भर का 9.5 तो हो जाएगा, चलो बढ़िया है। भारत का सबसे बड़ा जीडीपी का हिस्सा आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से। तो जैसा कि आप जानते ही हैं दोस्तों, जीडीपी को स्टडी करने के 2 तरीके होते हैं। पहला है डिमांड का तरीका यानी एक्सपेंडिचर, और दूसरा होता है सप्लाई का तरीका यानी कि वर्कर इनकम का तरीका। आप डिमांड साइड एक्सपेंडिचर साइड से स्टडी करते हैं तो वो जीडीपी का बहुत अच्छा अध्ययन है। सप्लाई साइड वर्कर इनकम साइड सेक्टोरल साइड से स्टडी करते हैं तो वो जीवीए का बहुत अच्छा अध्ययन है। और जीवीए प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस नेट इज नथिंग बट जीडीपी। ठीक है, तो दोस्तों हमारे जीडीपी का 55 से 60% हर साल औसतन निजी अंतिम उपभोक्ता व्यय है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सबसे बड़ी चिंता ये है कि ये जो है ना, ये ग्रो नहीं हो रहा है जैसा सोचा था वैसा। क्यों नहीं हो रहा है? लोगों की नौकरियां चली गई हैं, करोड़ों लोगों की इनकम्स है नहीं, तो क्या होगा? यही होगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में असर देखें आप अभी तो। पीएफसीई जो है पिछले साल तो 26% से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इस बार पहले क्वार्टर में 19% से ग्रो हुआ है। और याद रखें जीडीपी ग्रो हुआ है 20.1% से। तो आपका पीएफसीई का ग्रोथ रेट है 19%, जीडीपी का है 20%, तो जीडीपी से कम ग्रो हो रहा है। मतलब इनकम ना तो बढ़ रही है ना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उस लेवल पे। आप समझ गए? ये इसकी लर्निंग है, बहुत अच्छी लर्निंग है। तो इनकम की ग्रोथ कम है, इनकम का वितरण जो समाज के तबकों में होना चाहिए वो एकदम टॉप लेवल के 10-20% में भयंकर कॉन्सेंट्रेट हो गया है। इसी वजह से भारत का जिनी कोएफिशिएंट काफ़ी हाई है। क्या होता है जिनी कोएफिशिएंट बताओ? और इसीलिए सरकार को अब भारत के सभी एमएसएमई, भाई 6.25 करोड़ एमएसएमईज हैं भारत में, और जो असंगठित क्षेत्र है भारत का, इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि यहीं कंजम्पशन ज़्यादा होता है। हमेशा एक बात याद रखना, इनकम लेवल जितना कम होता है, कंजम्पशन रिलेटिव टू इनकम परसेंटेज उतना ही ज़्यादा होता है। ये जो लॉजिक मैंने अभी बताया, समझाओ एक बार। एक्सपोर्ट्स बहुत धूमधाम से ग्रो हो गए 39%, पिछले साल 21% से कम थे, लेकिन एक्सपोर्ट जो है 2019 से भी आगे निकल गए हैं। जहाँ तक ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है 55% से ग्रो हुई, लेकिन बेस इफेक्ट बहुत ज़्यादा था इसमें, और 2019-20 से अभी भी इन्वेस्टमेंट कम है। दुर्भाग्यवश सरकार क्या कर रही है? सरकार पैसे बहुत बचा रही है। इस पूरे लेख में अब आप देखेंगे कि सरकार इस साल सरकार का फिस्कल डेफिसिट जो टारगेटेड है उसका भी बहुत कम हिस्सा अभी तक कवर हुआ। नॉर्मली बहुत ज़्यादा होता था हर साल। और दूसरा, सरकार का ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू अनाप शनाप बढ़ गया है इस साल। अरे भाई, पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस के जो रेट्स हैं वो देख के ही समझ में आता है कि इनडायरेक्ट टैक्स में तो आम आदमी की तो कमर ही टूट चुकी है। वो ठीक है, कोई स्वीकार करे ना करे, सच्चाई ऐसे पता चलती है, अभी सामने आएगा। तो भारत सरकार का जो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि इस साल के पहले क्वार्टर में 4.8% से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जबकि लो बेस इफेक्ट था। मतलब सरकार खर्च ही नहीं करना चाहती है। यह हुई सारी डिमांड साइड की बात, यानी कि एक्सपेंडिचर साइड की बात। आउटपुट साइड पर आ जाओ, सप्लाई साइड पर आ जाओ, वर्कर इनकम पर आ जाओ, यहाँ कोविड का असर दिख रहा है। सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, एटॉल यानी एंड अदर्स 34% से ग्रो हुआ। पिछले साल 48 का कॉन्ट्रैक्शन था। और टोटल आउटपुट 2019-20 के प्री पैंडेमिक से 30% कम था। यही कहानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज में, जिसमें भारत सरकार का खर्चा होता है, जो 5% से ग्रो हुई, लेकिन 2019-20 से 5% कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। तो सरकार खर्चे बहुत बचा रही है। एग्रीकल्चर पिछले साल चारों क्वार्टर में ग्रो हुआ, और इस साल भी पहले क्वार्टर में 4.5% ग्रो हुआ। टोटल जीडीपी का वैसे भी 15% ही है, इसलिए अगले 3 क्वार्टर में कितना करेगा पता नहीं, और उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। समझ में आ गया? अब जो ग्रोथ है यहाँ से अगले 3 क्वार्टर में, वो आएगी आपकी मैन्युफैक्चरिंग से और सर्विसेज के 2 बड़े सेक्टर से। तो पहला तो है मैन्युफैक्चरिंग को अच्छा करना पड़ेगा, और 2 सर्विसेज के जो बड़े सेक्टर हैं ये और ये, इससे आएगी। तो कैसे असेस करें गवर्नमेंट इंटरवेंशन इकोनॉमी में? तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको सभी लोग जो जीडीपी वगैरह सीखने के लिए आतुर रहते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में सरकार की दखल आपको डिमांड साइड में तो ग्रॉस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से मिलेगी, और सप्लाई आउटपुट साइड में आपको मिलेगी स्पेंड ऑन पब्लिक एडमिन, डिफेंस एंड अदर। ये 2 को अगर आपने स्टडी कर लिया तो सरकार इकोनॉमी में कितना अपना खर्चा कर रही है पता चल गया। सरकार का ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट ने बताया कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने में 83% बढ़ा है पिछले साल से, और 2019-20 से भी 29% बढ़ गया। मतलब प्री पैंडेमिक में सरकार जो टैक्स ले रही थी उससे 29% पैंडेमिक में ज्यादा ले लिया है।
नेचुरली फ्यूल टैक्सेस कहाँ जाएंगे, यहीं तो जुड़ेंगे ना सारे। फिस्कल डेफिसिट टोटल टारगेट का केवल 21% हुआ है अभी तक, जबकि पिछले 4 सालों में अभी तक 90% हो जाता था। सीधा सा मतलब है सरकार पैसा खर्च नहीं करना चाहती एक ऐसे हालात में जहां लोगों के पास इनकम्स नहीं है। तो इसलिए सरकार अगर चाहे तो जीडीपी को बहुत मैसिव पुश दे सकती, क्योंकि फंड्स अवेलेबल हैं। एटलीस्ट थर्ड वेव को रोकने और वैक्सीनेशन पुश करने में ही लगा दो जोर। फिस्कल डेफिसिट को एनुअल टारगेट 6.8 के नीचे मत ले जाना, ये आपको मिनिमम करना है खर्च। और अगर भारत इस साल 9.5% से ग्रो हुआ तो पिछले 4 सालों को जोड़ लें, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, तो हमारी नेट ग्रोथ होगी ओनली 1.1%। आगे समझ में? असली खेल 2022 से शुरू होगा। अगर हर साल हम 7% नेट जीडीपी ग्रोथ बना पाए तो हम वाकई में 2030 तक आगे बढ़ेंगे, अन्यथा नहीं। लेकिन वो करने के लिए आज सरकारी खर्चा बढ़ाना आवश्यक है, नहीं तो ये ग्रोथ आगे सस्टेन नहीं होने वाली है। बहुत ही मज़ेदार एनालिसिस था, और इस तरह की बातें क्या है, कभी कभी हर एडिट में कुछ नई चीज़ें आ जाती हैं। इसकी समरी निकालो बेटा, और हमने यहाँ लिखी, इसको ज़ोर से पढ़ो। पॉज कर लो स्क्रीन को और इसको ज़ोर से पढ़ो। तो हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है प्यारे दोस्तों, मार्क 2 तेजस का आने वाला है बहुत जल्दी, और ये भारत की काफ़ी बड़ी डिज़ाइन सफलता मानी जा रही है। एनसीएलटी आईटीएटी में नए मेंबर आ गए पिछले ही सप्ताह। चीफ जस्टिस रमन्ना ने सीधे सीधे चेतावनी दी थी भारत सरकार को कि या तो तुम अपॉइंट कर लो, नहीं तो मैं करता हूं, नहीं तो बंद कर देता हूं ट्राइब्यूनल। फटाफट अपॉइंटमेंट हो गए। तालिबान ने बोला है कि महिलाएं जो हैं जेंडर सेग्रीगेटेड यूनिवर्सिटी में स्वागत है, आप पढ़ लीजिए। तो ये भाई साहब अब्दुल बाकी हक्कानी, इन्होंने ये घोषणा की है। और विमेंस राइट पूरी तरह से पिछली बार करटेल हुए थे, इस बार इन्होंने कहा एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं थोड़ा सा ये इसको अगर और ऊपर कर लेते तो पता ही नहीं चलता आदमी है कि औरत है। नॉर्वे पूरी तरह से क्लाइमेट चेंज के एजेंडा पे शिफ्ट हो चुका है। मजे की बात, पिछले 20 साल में दुनिया का सबसे बड़ा सोवरेन वेल्थ फंड तेल बेच बेच के कमाया, और अब वो एकदम से साधु बन गया। यही होता है दुनिया में, पैसे वाला कुछ भी करे वो साधु ही दिखता है। इतनी बड़ी एग्जाम सफलतापूर्वक हो गई, सरकार को बधाई। इसका मतलब सिविल सर्विसेज की एग्जाम भी बराबर टाइम पे होने वाली है। आप सबको एडवांस में शुभकामनाएं, अच्छे से करना बेटा। चीफ जस्टिस ने काफ़ी अच्छी बातें बोली हैं, पढ़िएगा। रमना साहब इज मेकिंग ऑल द राइट काइंड ऑफ नॉइजेस, अच्छा लगता है इनको सुन के। कोर्सेज की जानकारी लें, साइट को रोजाना विजिट करें, आप ही के लिए है। कितने बच्चे कर रहे हैं बताते चलो। आज के लिए इतना ही, कल भेंट करूंगा अगले एडिट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।